अच्छा, तो अपेरेंटली मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, इसकी वजह से इशू आ रहा था। सो मिस शीलीन या मिस अक्सा, आप में से अगर कोई स्लाइड्स गो थ्रू कर दे, आई लेट यू नो कि कब से नेक्स्ट स्लाइड ज्वाइन करनी, नेक्स्ट स्लाइड पुश करनी है। तो क्योंकि सिंस फोन से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू द स्लाइड्स, इफ एनीवन कैन ओके प्लीज। मैम, आप मुझे 2 मिनट दें, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ठीक है। तो हेलो गाइस, तब तक मैं अपना इंट्रो करा देती हूँ। आई एम इकराम मुश्ताक। आई हैव डन माय एलएलबी शरिया एंड लॉ फ्रॉम एन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बैक इन 2021। फिर उसके बाद फॉर अ शॉर्ट पीरियड आई वर्क विद पेप्सिको पाकिस्तान, इस्लामाबाद में। मैं इस्लामाबाद से हूँ। फिर देन इन 2022 आई जॉइंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें पहले मैंने कॉर्पोरेट रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम किया, विच जिसका पर्टिकुलर पर्पस इज विच इज नॉन फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, वाइंडिंग अप, जितनी भी एक कंपनी के पैदा होने से उसके मरने तक। वी कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन उसका पैदाइश, वी कॉल्ड वाइंडिंग अप उसका मर जाना, इवन आफ्टर वाइंडिंग अप। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं वो उस डिपार्टमेंट में डील होते हैं। For 2 years, I was in corporate registry, and then afterwards, abhi, I like approximately a year back, I have been transferred to Legislative Review and Research Department, which is in prosecution and civil litigation department का एक part है, legislative review. So currently my job is to review every legislation that happens in the commission, that happens in corporate law के sector, whether it's primary legislation, company law, SCP Act, CDC Act, whether they are tertiary legislations, secondary uh, regulations, codes, directives. So I review all of them for the commission. But since मैंने 2 साल गुजारे हैं सीआरडी में, so I have a kind of a well-known, thorough insight कि how post incorporation, pre incorporation, post winding up, ये सारे procedures कैसे काम करते हैं. So I'll let you know उसका कुछ brief, but yeah, just पहले apologies for pathetic slides. बहुत बुरी slides बनी हुई हैं. I totally believe कि जो बुरी slides बनाए उसको तो सजा मिलनी चाहिए, लटका देना चाहिए, बट या क्या कर सकते हैं, बहुत थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे आई हैव बीन कॉल्ड। मेरा ऑफिस 6-7 बजे ऑफ होता है, 9 बजे क्लास थी, आई कुड नॉट, आई बेयरली मेड इट टू द स्लाइड्स का कंटेंट, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट पहले से ही। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट कि जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज डू, दैट वुड बी अ फेवर। अगर कुछ लोग पर्दा करते हैं तो वो पर्दे के साथ कर लें, आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये वर्चुअल जो क्लासेस होती हैं उसमें सबसे ज्यादा इशू एंगेजमेंट का होता है। एंड सिंस व्हेन यू नो कि कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपको सुन नहीं रहा, कोई आपको जज नहीं कर सकता, तो आप यू डोंट गेट अटेंटिव। तो आई अप्रिशिएट अगर कोई अपने लोग बच्चे अपने कैमराज ऑन कर लें। प्लस वन इंसेंटिव दैट आई विल बी गिविंग इज कि अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे कुछ सवाल पूछे उससे ड्यूरिंग द पूरा कंटेंट, एंड इफ आई लाइक देम, लाइक अगर कोई नाइफ चीज किसी ने टच की, सो फॉर वन स्टूडेंट जिसके क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग होगा, नॉट मेनी क्वेश्चन, ये ज्यादा या कम पूछने पे नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे किसी एक बच्चे को आई गिव लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मेरी साइड से। I'm not bragging, but yeah, as a part of commission, assistant director, it quite worth it. So you do need it at some point of time. अभी मुझे masters करना है, so I'm struggling also, but yeah. So whoever asks some interesting questions. So I guess we have quite a few students and we can start. सबसे पहले, अच्छा, और प्लीज आई विल अप्रिशिएट कि अगर मैं कुछ सवाल पूछूं तो आप लोग मुझे बताएं। आपके 2 सेशन हो चुके हैं, कल आपका इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सेशन था। आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हुई है। सो द बेसिक पर्पस द कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इज कि उनके सिंस वो एक सेपरेट एंटिटी होती है, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो उसको एज अ सेपरेट इंडिविजुअल लिया जाए। उसको हम पता होना चाहिए एज अ रेगुलेटर, एज अ गवर्नमेंट बॉडी, वी डू नो, आई डोंट नो वेदर आई शुड वी और द कमीशन, बट या मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगी। जब हमें पता हो कि कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है गवर्नमेंट को,
सो उस सेपरेट एंटिटी का ब्रेन कौन है? ब्रेन से वी मेंट डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उस कंपनी को सोर्स कौन कर रहा है? दैट मेंट उसके शेयर होल्डर्स। उस कंपनी के ऑपरेशंस कौन देख रहा है? दैट मीन द चीफ ऑफिसर्स, चीफ कंपनी सेक्रेटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मैनेजमेंट, चीफ ऑपरेशंस, ये सब। सो इट इज वेरी क्रूशियल। सो इस सब को जब हमें पता चल जाता है इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में, आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपने वो सब देख ली होंगी क्योंकि आपका इनकॉर्पोरेशन का सेशन हो चुका है। जब एक बार वो सब इनकॉर्पोरेशन आ गई, देन द क्वेश्चन अराइजेस इज कि जब हमने एक बार इतना लेंथी फॉर्म, इतना थॉरो फॉर्म फिल कर लिया है, सो व्हाई डू वी नीड अदर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस? पर द सोनली द पर्पस इज के पीपल गो, पीपल दे कम, दे लेफ्ट, पोजीशन चेंज हो जाती हैं। एंड सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है दुनिया में, दैट इज वाइट कॉलर क्राइम, और वो कंपनीज के थ्रू होता है। सो फॉर दैट वी नो कि हर टाइम टू टाइम जब भी कोई चेंज हो रहा है कंपनी में, उस टाइम पे कंपनी में कौन था, हु वाज रनिंग, उनका ब्रेन कौन था, कौन कौन से ऑपरेशंस देख रहा था। सो इस सब के लिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो गाइस। सो आप इसको स्लाइड शो वाले फॉर्मेट में ले जाएं ताकि सबको दिखे। या, थैंक यू। नहीं नहीं हुआ पोस्ट, वो स्लाइड शो में आई गेस अभी तक नहीं आया। हाय मिस शीन। अच्छा, आई गेस देयर सम टेक्निकल ग्लिच। सो जब हम कैटेगरीज को देखेंगे, जब हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस को देखेंगे, तो वी सी के 3 तरह की कंप्लायंस होंगी। एक तो एनुअल बेस पे होगी, हर साल कंपनी ने बताना होगा कि अच्छा हमने ये किया, ये हुआ, ये होने वाला है। फिर देन कंपनी हैज टू टेल क्वार्टरली रिक्वायरमेंट। तो ये रिक्वायरमेंट हर कंपनी के लिए नहीं होती है। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ कुछ कंपनीज के लिए होती है, फॉर द सोनली रीजन कि जो छोटी कंपनी है, जिस कंपनी का इतना ज्यादा बिजनेस नहीं है, जिसमें एक ही शेयर होल्डर होता है, मैक्सिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं, उनको क्यों परेशान करना? उनके लिए तो हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ानी है। हमने उस दुकान वाले बंदे को, जो जो अपनी दुकान चला रहा है, या जो अपने कपड़े का शॉप चला रहा है, या जो ड्राई क्लीनिंग शॉप चला रहा है, हमने तो उसको बताना है कि आपको तो हमने इनकरेज करना है कि आप जो है अपना बिजनेस करें। अगर हम उसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट्स डाल देंगे तो देयर विल बी नो पर्पस। सो ये क्वार्टरली रिक्वायरमेंट्स या उनके लिए होती हैं जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं, जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। फिर देन वी हैव इवेंट बेस्ड रिक्वायरमेंट्स। इवेंट बेस्ड रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कोई स्पेशल इवेंट हुआ है तब आपने वो फाइलिंग करनी है। इसमें होता है कि कोई ऑडिटर चेंज हो गया, आपके सीईओ चेंज हो गया, आपके डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, तब आपने रिक्वायरमेंट करनी है। सो या, इन 3 कैटेगरीज में आई विल बी एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दिस कैटेगरी, ये छोटी सी कैटेगरी है कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद आपने कुछ चीजें बतानी होती हैं विद इन 90 डेज कंपनी इनकॉर्पोरेशन के। सो वो उसमें आपको ये रिक्वायरमेंट्स आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इज कि जब आप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्म देते हैं तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप बता दें कि आपका रजिस्टर ऑफिस है, दूसरा कि आप कोई टेंटेटिव एड्रेस दे दें और बाद में अपना ऑफिस स्टैब्लिश करें। सो दिस रिक्वायरमेंट इज कि आपने फॉर्म 21 सबमिट करना है, आपने बताना है कि हमने स्टैब्लिश कर लिया है, इन केस अगर आपने सेकंड ऑप्शन लिया था इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। व्हाई दिस रिक्वायरमेंट? व्हाई वी आर सेइंग कि जिसने बिजनेस करना है उसका अपना रजिस्टर ऑफिस देना है। अब रजिस्टर ऑफिस का मतलब यही नहीं है कि कोई लेविश ऑफिस होएगा। हम ब्लू एरिया में एक बिल्डिंग में एक टॉप फ्लोर लेंगे, उसको ग्लास सीलिंग, ग्लास विंडोज के साथ उसको सजाएंगे, उसको ऑफिस देंगे। नॉट एट ऑल। आप एक छोटी सी दुकान जो होता है उसका एड्रेस भी होता है, आप उसको अपना रजिस्टर ऑफिस कह दें, देयर इज नो इश्यूज। बट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि कंपनी क्या करती है, सबसे जो बड़ा कह सकते हैं फ्रॉड जो लोगों के साथ होता है, दे अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन, वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेते हैं एससीसीपी से,
एंड देन दे मेक अ वेबसाइट, फेक वेबसाइट या व्हाट्सएप के थ्रू डिजिटल एवेन्यूज को यूज करके दे टेल पीपल कि आप हमें पैसे दें, हम देखें हम एसएससीपी के साथ रजिस्टर हैं, ये हमारे पास तो हमारा सर्टिफिकेट भी है, आप हम पे भरोसा रखें। एंड द जनरल पीपल, हमारी आवाम, उसको लगता है कि इनके पास तो भाई है एड्रेस, एसएससीपी ने रजिस्टर कर लिया, गवर्नमेंट ने कर दिया, तो इसमें तो कर ही सकते हैं। फिर वो उन लोगों से पैसे लेते हैं, हम कहते हैं हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, डिपॉजिट टेकिंग करते हैं, जिसके लिए वो एलिजिबल भी नहीं होते। एंड देन व्हाट दे डू इज वो भाग जाते हैं। और फिर जब उसकी कंप्लेन एसएससीपी के पास आती है, कमीशन के पास आती है, और जब हम उस पर कॉग्निजेंस लेने जाते हैं, उस कंप्लेन के लिए इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, तो हमें कोई बंदा, कोई एड्रेस ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो एड्रेस उसने कंप्लायंस नहीं की होती। तो इसलिए दिस इज नेसेसरी कि जिसने भी अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है वो कंप्लायंस करेगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर ऑफिस की। दिस इज अंडर सेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैंने जो अपने लैपटॉप के साथ स्क्रीन ये किया था कि मैं आपको लोगों को साथ साथ दिखा दूंगी, ऑल द टैब्स आर ओपन, बट सिंस लैपटॉप टेक यही कर सकते हैं, एंड टाइम पे धोखा देना होता है, सो आई कांट नाउ, बट आप लोग सेक्शन नोट कर लें और यू कैन चेक इट ऑन। सो या सेक्शन 21 रिक्वायर्स कि आपने अपना रजिस्टर ऑफिस बनवाना है। सो जब आपने ये रिक्वायरमेंट कर ली, आपने फुलफिल कर लिया, आपने फॉर्म लेना है, उस फॉर्म में आपने रजिस्ट्रार को बताना है, जो कि आप सब प्रोसेस इजी फाइल के थ्रू होता है, आपने रजिस्ट्रार को बताना है कि ब्रो ये मैंने कर लिया है, आई एम फाइलिंग, ये मेरा रजिस्टर ऑफिस है। सो इन केस आई डू एनी नॉन कंप्लायंस, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, तो आप सो यू कैन टेक मी अकाउंटेबल। फिर नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी क्या है कि जब आपने इनकॉर्पोरेशन की तो आपने वहां पे लिखा कि मैं इतने पैसे जो हैं वो सब्सक्राइब कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट ओवर टाइपिंग गाइस, अपॉलॉजीज, आई टोल्ड यू के थोड़ा गड़बड़ हो गया टाइम की वजह से, बट मैं थोड़ा क्लीन स्लाइड्स आप लोगों को बना के ना भेज दूंगी। तो जब हमने अपना इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिल किया, हमने उसमें बताया कि 1 लाख रुपए इज माई सब्सक्रिप्शन मनी फॉर द कंपनी। जब मैंने कहा कि 1 लाख इज माई सब्सक्रिप्शन मनी, तो उसमें मैंने कहा कि 1 लाख मैंने कंपनी के बैंक अकाउंट में रख दिया, वो कंपनी के हो गया, वो कंपनी सेपरेट है, वो कंपनी जो सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम मी। कंपनी को मैंने 1 लाख रुपए दिए, कंपनी ने उसमें बिजनेस करना है, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उसमें मुझे मेरा शेयर दे देना है। सो जब हमने कहा कि ये सब्सक्रिप्शन मनी है, तो हमने वो कंपनी को देनी भी तो है ना, फॉर्म में सिर्फ लिखनी तो नहीं है। तो हमने ये करना है कि हमने वो सब्सक्रिप्शन मनी देनी है, उसके लिए हमने ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में इसलिए रखा हुआ है, वाई नॉट इन प्री इनकॉर्पोरेशन या इनकॉर्पोरेशन स्टेज, क्योंकि कंपनी के अकाउंट में पैसे जा रहे होते हैं, और कंपनी का अकाउंट तभी खुल सकता है जब कंपनी के पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा, और वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन के बाद आप बैंक को दे सकते हैं। तो इसलिए दिस इज अ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस कि आपका अकाउंट बन गया, आपने कंपनी को अकाउंट में डाल दी है सब्सक्रिप्शन मनी, उसकी रसीद वगैरह आपने रजिस्ट्रार के साथ उसको फॉर्म में लगा के यू हैव टू सबमिट। सो दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। देन नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ये जो है ये रिक्वायरमेंट है सिलेक्टिव, सिर्फ उनके लिए जो पब्लिक कंपनीज होती हैं। अच्छा, अब बेसिक रैंडम क्वेश्चन, आप लोगों में से किस किस को पता है कंपनी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? और आई एज्यूम कि सबको पता है, और आई एज्यूम कि किसी को भी नहीं पता। मैम प्राइवेट, पब्लिक, एलएलपी, एलएलसी। अच्छा हाँ, राइट, यू आर राइट, ये 3 टाइप्स होती हैं, बट एओपी, सोल प्रोप्राइटरशिप। सो एओपी इज नॉट अ कंपनी। एओपी में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, तो वो कंपनी फॉर्म में नहीं आता है। बाकी यू टोल्ड राइट। अच्छा, जितने भी एसएमसी, या एग्जैक्टली, एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी। एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वन, बट देयर इज वन क्वेश्चन कि या हमारे पास जो एनपीओ आती है नॉन प्रॉफिटेबल वाली, उसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे? सो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जो होती है वो पब्लिक कंपनी होती है, बट इट इज द कंपनी,
और वो होती है लिमिटेड बाय गारंटी। उसमें शेयर कैपिटल नहीं होता, उसमें आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, उसमें आपके शेयर्स नहीं होते, तो लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं हो सकती। एक मिनट, मैं बस ये देखना चाह रही हूँ कि मेरे पास चार्ट में कितने क्वेश्चन आ गए। अच्छा, सो एक छोटा सा ब्रीफ देने के लिए कंपनी की टाइप्स पे। कंपनी प्राइमरली इन अ बिगर बिगर पिक्चर तीन तरह की होंगी: सिंगल मेंबर, प्राइवेट, पब्लिक। सिंगल मेंबर जिसमें सिंगल मेंबर है। प्राइवेट जिसमें 2 से लेके वी हैव 2 से 50 तक के मेंबर्स। मेंबर्स बाय मेंबर्स आई मीन शेयर होल्डर्स। इतने लोगों के शेयर हैं उसमें। अगर आपने 50 का नंबर क्रॉस किया तो आप पब्लिक कंपनी हो गए। पब्लिक कंपनी ये सबने इसलिए डिवाइड किया हुआ है कि इनके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो है वो डिफर कर रही है। अब एक कंपनी जिसमें सिर्फ 2 मेंबर हैं, हम उस पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं लगा सकते कि आपने ईयर एंड पे हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने और पिता का 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन है, इतना ज्यादा कोई रेवेन्यू भी नहीं है, महीने का 10-12 लाख का पूरा इनकम है, तो हम उसके लिए नहीं कह सकते आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने। बट इन केस आपके पास 50 मेंबर है, इसका मतलब है इतने लोग हैं, इतना मनी इन्वॉल्व है दैट वी डू नीड एक्स्ट्रा कंप्लायंस। वी डू नीड टू मेक श्योर कि इन्वेस्टर जितने भी जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो उनके स्टेक होल्डर्स आर, उनके स्टेक्स आर प्रोटेक्टेड। सो इसलिए वहां रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सो ये इसलिए। फिर उसके बाद देन देयर अदर कैटेगरीज जिसमें होता है लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर। अब लिमिटेड बाय शेयर इज के जिसमें शेयर्स हैं। अगर 3 लोग हैं, हमने कह दिया कि मेरे पास 30 शेयर्स हैं, किसी के पास बी के पास 30 शेयर्स हैं, और फॉर एग्जाम्पल सैफ के पास और 40 शेयर्स हैं, तो ये लिमिटेड बाय शेयर्स होती है कि हम लोगों ने इतने इतने शेयर्स की अपनी इसको लिमिटेड किया हुआ है, इतनी लिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर कंपनी को फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का नुकसान हुआ है और मेरे पास 30% शेयर थे और 30% शेयर की अमाउंट इतनी बनती है कि उसमें से वो लॉस कवर हो सकता है, तो मेरे पास से सिर्फ 30% ही लॉस कवर किया जाएगा। इट वॉन्ट बी के पूरे मेरे 100% जितने शेयर्स का प्रॉफिट या अमाउंट या एसेट थे वो सारे उस कंपनी के लिए यूज हो जाएंगे। सो दैट इज कॉन्सेप्ट लिमिटेड बाय शेयर। अब लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी इज कि हम कह रहे हैं कि हमने इतने पैसे गारंटी करनी है, हमने सब्सक्राइब नहीं किया, हमने वो कंपनी को देनी नहीं है, बस हमने गारंटी करनी है। मैंने 50 लाख गारंटी कर दी है, बी ने 50 लाख गारंटी कर दी है, सी ने 50 लाख गारंटी कर दी है। इन केस कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो हमने ये 50 लाख हम ओ करेंगे कंपनी को, एट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, इन केस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जब एम्प्लॉयज की सैलरीज देनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई लोन लिया होता है तो उस केस में। सो ये ब्रीफली टाइप्स है। देयर इज एन अदर टाइप आल्सो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड एग्जिस्ट नहीं करती। आई डोंट नो वाई ये कॉन्सेप्ट था अनलिमिटेड कंपनी, पुरानी बात हो गई है। आई गेस कोई एक अनलिमिटेड कंपनी वो बनी थी प्री पार्टीशन से भी पहले। सो दैट इज वाई इट एग्जिस्ट, क्योंकि वो उस टाइम पे जब कॉन्सेप्ट था तब की बनी हुई है। सो या सो वी वर एट के, हाँ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो आपने फाइलिंग करनी है। तो अब जितनी भी बड़ी कंपनी, जब हम कंपनी अभी बना रहे होते हैं सीसीपी के पोर्टल में, तब हमें ऑप्शन आता है लिमिटेड बाय शेयर्स या अनलिमिटेड बाय शेयर्स। तो अगर आप बन नहीं सकती जी जी, तो फिर वो ऑप्शन क्यों डिस्प्ले होता है? अगर आप अनलिमिटेड बाय शेयर्स अगर कंपनी बन ही नहीं सकती तो फिर तो अनलिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है वो लिमिटेड बाय गारंटी हो जाएगी। अच्छा, थैंक। अच्छा, और किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज रेज हैंड्स एंड यू कैन आस्क। आई वोंट गो ऑन के एंड पे आप क्वेश्चन पूछ लें। सो इट्स इजियर कि जिसका जिस वक्त सवाल आ रहा है पूछ ले, एंड में वो रेलेवेंट भी हो जाता है। मैम एक क्वेश्चन है, मैम एक क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन ये है मैम, वो आपने बताया ये गारंटी लिमिटेड कंपनी जो होती है जैसे कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपने कहा, तो मैम इसको फर्म में क्यों नहीं रखते? क्योंकि ना तो इसमें कैपिटल होता है और ना ही इसमें हम शेयर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, ना ही इसमें शेयर वगैरह होते हैं। अच्छा, सो अब फर्म के साथ मसला ये है कि अगर हमने फर्म रजिस्टर किया है, उस फर्म ने कोई लोन लिया हुआ था, उस फर्म के एम्प्लॉयज की सैलरीज थी और वो लेस से सिंपल अमाउंट 1 करोड़ का उसके ऊपर लाइबिलिटीज है। अब वो लाइबिलिटीज एक्सटेंड होके मेरे तक आएंगी, क्योंकि फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो एओपी होता है उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो इन केस कंपनी के एसेट खत्म हो गए, कंपनी के एसेट 40 लाख थे और 60 लाख अभी भी बचते हैं, तो मेरे पर्सनल एसेट में से निकाले जाएंगे। सो कोई ये नहीं चाहता कि जो एक
बिजनेस कर रहा था या कंपनी कर रहा था, चैरिटेबल या इवन प्रॉफिट पर्पसेस के लिए भी आप कोई काम करें, कोई भी नहीं चाहता कि आपके पर्सनल एसेट्स में से कोई चीज निकाली जाए। सो इसलिए हम एक सेपरेट एंटिटी खड़ी करते हैं, वेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस वेदर फॉर प्रॉफिटेबल पर्पस, कि एक सेपरेट एंटिटी हो। हमने जो अपना या कारोबार करना है या अच्छा काम करना है, चैरिटी करनी है, हम उसके थ्रू करें। और इन केस कभी कोई ऐसा टाइम आता है कि वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाती, बिजनेस नहीं कर पाती और उसकी लाइबिलिटीज एक्सटेंड हो जाती हैं, तो वो हम तक ना आए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग कहते हैं लोग दिवालिया हो जाते हैं, बैंक हो जाते हैं, कोर्ट उनको बैंक डिक्लेयर कर देते हैं, इसी तरह कंपनीज भी बैंक होती हैं। सिंस क्योंकि वो एक अलग पर्सन होती हैं, तो कोर्ट उनको भी बैंक कर देते हैं, और जब वो बैंक हो जाती है तो ऑफकोर्स उनकी लाइबिलिटीज वो अनसेटल्ड डिक्लेयर हो जाती है। या ये जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं करके खुद ही सॉर्ट आउट कर लें कौन पहले सवाल पूछ रहा है। दानिया साकिब आप पूछ लें पहले। मैम एम आई ऑडिबल? या यू आर। मैम मैं पूछना ये चाह रहा था, जिसमें देखें आप कह रहे हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और वो लाइबिलिटी आपके पर्सनल एसेट्स तक एक्सटेंड नहीं होती, तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि ऐसा क्यों है कि अगर देखें अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, और वो कंपनी लॉस में चली गया और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उन पे लाइबिलिटी क्यों नहीं आनी चाहिए? अच्छा, तो इसका एक सवाल यह है कि नॉर्मली होता यह है कि जिसने जो कंपनी में शेयर होल्डर है वो ही डायरेक्टर होते हैं और वो ही कंपनी को रन कर रहे होते हैं। लेकिन आइडियल सिनेरियो ये नहीं है। आइडियल सिनेरियो ये नहीं है कि आपने शेयर्स भी लिए और आपने कंपनी को चलाना भी है। कंपनी को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी को चलाने वाले, उसके ऑपरेशंस देखने वाले उसके चीफ ऑफिसर्स होते हैं, उसके एम्प्लॉयज होते हैं। सो मोस्टली दुनिया में एक प्रैक्टिस ये है कि आपने कंपनी ली, मैंने कंपनी में शेयर होल्डिंग ली, और जो रिच फैमिलीज होती हैं, बिलियनियर्स होते हैं, वो ये नहीं होते वो खुद ही डायरेक्टर बन रहे हैं अपनी कंपनी में। टेक्निकली शेयर होल्डर्स की कोई से नहीं होती इन ऑपरेशंस ऑफ कंपनी, वो डायरेक्टर्स होते हैं जो सब कर रहे होते हैं। सो मैंने कंपनी ली, मैंने शेयर्स लिए और मैंने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सब काम करने हैं। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेक श्योर करना है कंपनी प्रॉफिटेबल हो। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेक श्योर करना है कि कंपनी के काम ठीक तरह हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने मेक श्योर करना है कि फाइनेंशियल सॉर्ट हो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मेक श्योर करना है कि जितने एडमिनिस्ट्रेटिव और जितने फंक्शन उसके अंदर आते हैं वो सब सॉर्टेड हो। चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर ने सॉर्ट करना है कि जितने ऑपरेशन कंपनी में हो रहे हैं, अगर वो सर्विसेज कंपनी है तो सर्विसेज में, अगर वो प्रोडक्ट की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में वो सब सॉर्टेड हो। ये शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो इन केस कुछ गलत हो रहा है, लोन है फॉर एग्जाम्पल, तो लोन बोर्ड अप्रूव करता है, शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं कर रहे। अगर बोर्ड को लगा है कि हमें लोन चाहिए हमें इस प्रोजेक्ट के लिए और हमने लोन ले लिया 1 करोड़ का, और इन केस वो कंपनी बैंकरप्ट चली गई है, तो इसके लिए शेयर होल्डर्स शुड नॉट बी लायबल, कंपनी और डायरेक्टर शुड बी लायबल। तो इसीलिए उनको सेपरेट एंटिटी काउंट कर रहे होते हैं। सो ये एक रीजन है। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, एम आई एडेबल? या यू आर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी कंपनी बैकरप्ट होती है, उसके अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, तो जब एम्प्लॉयज की सैलरीज रोक दी जाती है, उनके पास क्या रेमेडी है इस सूरत में? सो इसका जो प्रोसेस, जो बैंकरप्ट हो जाती है तो कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है। वाइंडिंग अप में लॉ में लिखा है कि किस प्रायोरिटी से आपको आपके ड्यूज मिलेंगे। सबसे पहले जो होते हैं वो क्रेडिटर के ड्यूज जाते हैं, क्रेडिटर के जितने लोन्स वगैरह होते हैं वो जाते हैं। फिर उसके बाद वो पूरा सीक्वेंस में चीजें होती हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में वो सेक्शन भेज दूंगी, मैंने नोट कर लिया। अच्छा हाँ, तो मैं वो सेक्शन वाइज मैं आपको भेज दूंगी। जो लॉ कहता है कि सबसे प्रायोरिटी में किसको मिलेगा, फिर सेकंड प्रायोरिटी में किसको मिलेगा, थर्ड प्रायोरिटी में किसको मिलेगा। बट द थिंग दैट आई एम श्योर अबाउट कि उसमें एम्प्लॉयज सबसे नीचे आते हैं, शेयर होल्डर्स के बाद एम्प्लॉयज को सैलरीज मिलती हैं।
अच्छा हाँ, और किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैम कैन आई आस्क? या यू श्योर। मैम मेरा क्वेश्चन ये कि आई नो कि जो कि शेयर्स वाला और गारंटीड बाय जो होता है, सो मतलब प्रॉपर मैकेनिज्म उनकी तो समझ आ गई है कि लाइक वो जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और सीईओज और एम्प्लॉयज A to Z जो सारा उनका प्रोसीजर होता है। बट फॉर द नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो और वो फॉर द पब्लिक वेलफेयर काम करना हो उसने, उसको हम किस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, या फिर उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए या पोस्ट या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए हम उसे किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं, या उसके लिए क्या प्रोसीजर हम अपना सकते हैं? अच्छा, उसका प्रोसीजर इनकॉर्पोरेशन का इस सिमिलर जो आपको कल बताया था। इनकॉर्पोरेशन के लिए नेम रिजर्वेशन होती है, बस उसमें जो एडिशनल चीज ऐड होती है जिसके लिए ऑफ कोर्स उसमें लाइबिलिटी, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लिए। सेक्शन 42 का लाइसेंस हम उसको कहते हैं, वो भी SCP के साथ अप्लाई होता है। अब उस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट सिमिलर है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन भी सिमिलर है, बट वो जो लाइसेंस है ना उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। उसमें जो लोग खोल रहे होते हैं उनका फिट एंड प्रॉपर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हेल्थ रिलेटेड खोली है, मैंने अपने MOA में बताया कि मैं हेल्थ की सर्विसेज दूंगी, तो उसमें फिर रिक्वायरमेंट होती है कि फिट एंड प्रॉपर होता है डायरेक्टर्स का, जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं। मेंबर्स अलग होंगे, उसमें हम शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे, उसमें मेंबर बोलेंगे, क्योंकि आपके पास शेयर्स नहीं है। तो उसमें मेंबर्स अलग, उनका अलग फिट एंड प्रॉपर होता है, डायरेक्टर्स का अलग फिट एंड प्रॉपर होता है। उसमें हम देखते हैं कि अगर हेल्थ रिलेटेड कोई नॉट फॉर प्रॉफिट खोल रहा है तो उसमें हेल्थ का एक्सपीरियंस है भी या नहीं भी। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 लोग हैं, उन्होंने बैचलर्स इन आर्ट्स किया हुआ है और वो हेल्थ रिलेटेड NPO खोल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे जो लाइसेंसिंग है ना वो थोड़ा इसका स्ट्रिंजेंट होता है। कुछ लोग इस पे कंप्लेन भी करते हैं, बट या द रीजन इज कि उसमें क्योंकि मनी इन्वॉल्व दूसरे तरीके से होती है, नॉट फॉर शेयर होल्डर्स की मनी इन्वॉल्व नहीं है, उन लोगों के लिए जो डोनेशन दे रहे हैं, उन लोगों भी है जो उस पर्पस में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इसलिए उनमें फिट एंड प्रॉपर होता है। बट द प्रोसेस इज, मैं डिटेल में तो अभी बता नहीं सकूंगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट द प्रोसेस इज कि आपने नेम नेम रिजर्वेशन कराया है, उसके बाद आपने लाइसेंस अप्लाई किया है, फुल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट कंप्लीट किए हैं, विच टेक 2 मंथ से 6 मंथ्स का टाइम उसको लाइसेंस मिलने में आपको। देन फिर आप इनकॉर्पोरेशन करेंगे। सो ये उसका प्रोसेस होता है। ये स्ट्रिंजेंट इसीलिए होता है क्योंकि उसमें लाइसेंसिंग इन्वॉल्व हो जाती है। ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मे आई आस्क? थैंक यू मैम। मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में मतलब कानून क्यों कहता है कि कंपनी को 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस स्टैब्लिश करना जरूरी है? क्या आज के डिजिटल दौर में एक वर्चुअल ऑफिस इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है? एक्चुअली आई डू बिलीव बाहर के जो लोग हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी साइड, उनको स्टिल लगता है कि रजिस्टर ऑफिस नहीं होना चाहिए, वर्चुअल चल जाना चाहिए। बट ऑफिस का मतलब मैंने शुरू में बताया था, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई लेविश बिल्डिंग में लेविश फ्लोर लेना है, उसकी वॉल माउंटेड विंडोज होंगी। आप अपने, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं फिर भी आप कहीं से तो अपना ऑपरेशन कर रहे हैं ना, अपने ऑपरेशंस कंपनी की। अगर आप इवन सर्विसेज कंपनी भी हैं, आप कोई एक जगह होगी जहां पे आप वो लैपटॉप लेके अपनी टीम के साथ बैठे हैं और आप अपने वहां से ऑपरेशन चला रहे हैं। चले इन केस टीम भी नहीं है, सिंगल मेंबर कंपनी है और आपने अपने ऑपरेशन करने हैं, आपने लैपटॉप पे कोई सर्विस देनी है। मैं हूँ, मैंने लीगल सर्विस देनी है, मैंने अपनी एक कंपनी भी खोली है लीगल सर्विसेज के नाम से, और मैं घर से अपना रिमोट कर रही हूँ। तो आप अपने घर का एड्रेस दे दें आप एज रजिस्टर्ड ऑफिस। ये क्यों? बिकॉज मैंने बताया डिपॉजिट टेकिंग के इतने ज्यादा केसेस होते हैं, इतने ज्यादा केसेस होते हैं। उसमें सिंपली वो कहते हैं कि आप हमें पैसे दें, ऑनलाइन वो ट्रैक चलता है कि आप हमें पैसे दें, हम आपको ऐसे ऐसे डबल करके देंगे। दे कन्विंस पीपल। वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट यूज कर रहे होते हैं, जो एक डॉक्यूमेंट वो फॉर्ज नहीं होता है, वो ये SCP का लाइसेंस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसपे लोग बिलीव कर लेते हैं। और इवन वो ओरिजिनल क्यों यूज कर रहे होते हैं? क्योंकि उस पर इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है। जब वो इनकॉर्पोरेशन नंबर SCP की वेबसाइट पे डाल के चेक करते हैं कि वो हाँ ये तो रजिस्टर्ड है वेबसाइट, उसके बाद वो यकीन कर लेते हैं।
तो फिर उनको कहाँ से पकड़ना है? कोई तब तो आपने कॉग्निजेंस, अगर कोई ऑफेंस हुआ है, क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, तब तो आपने इन पर्सन ही जाके उसको देखा होगा। अगर आपके पास कोई फिजिकल जगह नहीं है, कोई जगह जहाँ आप उसको ढूंढ नहीं सकते, तो फिर आपको कहाँ से जाके उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो इसके लिए रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस होना जरूरी होता है। मैं एक एंड में एक केस अभी रिसेंटली हुआ था, मुझे पता चला था, प्रोसिक्यूशन ने उसको कॉग्निजेंस लिया है, वो आप लोगों को स्टोरी बताऊंगी। ये इंटरेस्टिंग केस है, तो शायद आपको उससे अंदाजा हो जाए। थैंक यू सो मच मैम। I guess we are done with questions. हाँ, so the slide was कि appointment of company secretary. आपने ये requirement सिर्फ public companies के लिए, जो बड़ी companies होती हैं, 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि उसमें जो पैसे इन्वॉल्व हैं उनका वो अमाउंट भी ज्यादा है, उसमें रिस्क भी ज्यादा है। उसमें वो 50 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे नहीं आ रहे, उन्होंने बाहर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हायर किए हैं, उन्होंने डायरेक्टर्स को एज एम्प्लॉय हायर किया हुआ है। सो इसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि कंपनी सेक्रेटरी हो, क्योंकि या बड़े लेवल की कंपनी होती है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपने फॉर्म सबमिट करने, विद इन 15 डेज आपने अपॉइंटमेंट कर लिया है। और जरूरी नहीं है कि आप एक अलग से बंदे को कंपनी सेक्रेटरी हायर करें। पेप्सिको में फॉर एग्जांपल जो उनके डायरेक्टर हैं वो ही कंपनी सेक्रेटरी हैं। सो ये पोस्ट आपने फिल करनी है, ये जरूरी नहीं है कि उस हर पोस्ट पे अलग अलग बंदा हो। सो नेक्स्ट स्लाइड। देन देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये रिक्वायरमेंट भी सब कंपनीज के लिए नहीं है। जिन कंपनीज का पेड अप कैपिटल एक्सीड करता है 1 मिलियन, उनके लिए रिक्वायरमेंट है। क्यों? एक तो छोटी कंपनियों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि देयर इज जस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल, वी कॉल इट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपने शायद न्यूज में भी सुना हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आजकल की इकोनॉमी में करना बड़ा जरूरी है। अगर आप लोगों को ईज नहीं देंगे बिजनेस कंपनीज की, तो वही पेपर अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी, अनडॉक्यूमेंट बिजनेस चलता रहेगा। हाउएवर अगर हम लोगों को बताएंगे कि अच्छा ठीक है आप आ जाएं, हम आपके लिए रिक्वायरमेंट ईज आउट कर रहे हैं, ये भी ईज आउट कर रहे हैं, तो फिर दे विल लाइक फाइंड इट इंटरेस्टिंग, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे वो कि वो कंपनी को अपने रजिस्टर करा लें। सो ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए अब रिक्वायरमेंट ये है कि 1 मिलियन से ज्यादा आपका पेड अप कैपिटल हो। कम वालों को अपॉइंट करना कंपल्सरी नहीं है, उनके लिए ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। रिक्वायरमेंट इज मेंशन अंडर 246। अब जो बड़ी कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज, उनके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, उनके पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड ऑल दैट। और जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, जो सबसे टॉप क्लास होती है, मोस्ट रिस्की क्लास ऑफ कंपनीज होती है, उसके लिए हमने कहा है कि आपने तो प्रॉपर ये लिस्ट पैनल बनाया है ऑडिटर्स का, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनी के बाद ऑडिटर्स जो रजिस्टर होते हैं उसमें से सिर्फ सेलेक्ट करना है। So yeah, this requirement also varies from class to class, but basic requirement is कि आपने एक ऑडिटर अपॉइंट करना है। जब वो ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा तो फिर आपने उसकी फाइलिंग करनी है। So जितनी भी कंप्लायंस है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, वो फाइलिंग के थ्रू होती है। ये वाला फॉर्म, वो वाला फॉर्म, ऐसा वाला फॉर्म, वैसा वाला। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप फॉर्म के रिटर्न लगाएं। मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, उसमें सब फॉर्म्स हैं, क्योंकि रट्टे लगाने से कुछ भी नहीं होगा, ये फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। मैंने भी लगाए थे, सब चेंज हो गया है। सो या उसमें से आपको मिल जाएगा, तो जब आपने प्रैक्टिस करना हो आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे। आप उसको गूगल सर्च करेंगे, आपको जो मटेरियल होंगे उसमें से आपको मिल जाएंगे। आपने वो फॉर्म अपने क्लाइंट के लिए फिल किया और आपने सबमिट कर दिया इजी फाइल के थ्रू। सो हाँ, एक और चीज के ऑडिटर को जब आप अपॉइंट करेंगे तो ऑफकोर्स ये बेसिक चीज है, बट आई डोंट नो लॉ में क्यों लिखी है कि कंसेंट होना उसका जरूरी है। रिटन कंसेंट भी देगा जब वो अपना ऑडिटर अपॉइंट कर रहे होंगे, तो वो फाइलिंग के साथ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ये हम स्किप कर रहे हैं। देन इज अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर। तो इसमें भी पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ गई है। जिस कंपनी के पास भी 7.5 मिलियन से ज्यादा का पेड अप कैपिटल होगा, उसने ऑडिटर अपॉइंट करना है। सो ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा ओवरलैप करती है। इसमें ओवरलैपिंग क्या है कि एक तो ये सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर, फिर देन देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर एक्ट, ये आया था 1974 में। फिर देन देयर इज कोई बार के रूल्स भी है।
अब ये और फिर इसके बाद एक इंटरमीडिएरी का रिक्वायरमेंट भी आई थी, सेक्शन 451 आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इतनी सारी जगह पे ये रिक्वायरमेंट्स आ गई है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि आप सब लॉयर्स हैं। अगर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की अपॉइंटमेंट किसी कंपनी में कंपल्सरी है, सो आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग यही लगेगी। बट या इसमें इतनी खिचड़ी पक चुकी है सेक्शन में, लीगली आई एम टेलिंग, लेजिस्लेटर हो गई और मैं, तो मुझे ये बड़ा मजा आता है इन चीजों को नेटिविटीज में जाके। बट या क्या कर सकते हैं। तो इसमें इतनी ओवरलैपिंग हो गई है इस लीगल फ्रेमवर्क में, अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर में, कि एक लॉ कुछ कह रहा है, एक लॉ कुछ कह रहा है, एक लॉ कुछ कह रहा है। अब एक सेक्शन जो है, सॉरी प्रोविजन, लॉ नहीं प्रोविजन, एक प्रोविजन कुछ कह रहा है, एक प्रोविजन कुछ कह रहा है। अब सेक्शन 451 इंटरमीडिएरीज का है। इट सेज कि आपने एक इंटरमीडिएरी अपॉइंट करना है विच इज सपोजिडली या शुड बी लॉयर, मोस्टली लॉयर, सीएमए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या लॉयर्स के बीच में कोई चूज कर लेते हैं, बट मोस्टली लॉयर्स होते हैं। आपने वो लेना है। अब उस सेक्शन में वो सेक्शन कहता है कि आपका डिस्क्रेशन है। फिर एक और सेक्शन है, वो ये कह रहा है कि अच्छा आपने 7.5 मिलियन से ज्यादा का फ्रीड ऑफ कैपिटल है तो आपने 42 कंपनीज आपने रखना है। बट देन देर इज अ कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर एक्ट, जिसमें वो कह रहा है कि अगर आपने नहीं एडवाइजर रखा, लीगल एडवाइजर टू बी स्पेसिफिक, आपको क्रिमिनल पेनल्टी है। सो सीनियर्स कोट करते हैं कि जब ये लॉ आया था ना, उसके बाद लोगों को एक्चुअली अरेस्ट किया था, क्योंकि उसमें क्रिमिनल ऑफेंस था, उसमें इम्प्रिजनमेंट थी। मतलब मैं भी लॉयर हूँ, बट सोचें कोई कंपनी है किसी के, अगर एनुअल फॉर एग्जांपल हम 50 लाख का रेवेन्यू लें, मतलब 5 लाख मंथली उसका रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू में उसका प्रॉफिट पता नहीं कितना है, लेकिन हम उसको कह रहे हैं कि तुमने अपॉइंट करना है लीगल एडवाइजर, अदरवाइज हम तुम्हें अरेस्ट कर देंगे, और लीगल एडवाइजर की फीस ही 1 लाख पर मंथ है। आई डोंट बिलीव इट इज जस्टिफाइड, बट या स्टिल लॉ में रिक्वायरमेंट है तो है। सो या फॉर्म 29 में के थ्रू आपने ये करना होता है। फॉर्म 29 अब चेंज हो गया रिसेंटली, इट इज फॉर्म ए और फॉर्म 9, दोनों में से किसी में आप ये रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। आपने उसमें बताना है कि हमने ये एडवाइजर अपॉइंट कर लिया। नेक्स्ट इज एनुअल रिक्वायरमेंट्स। एनुअल रिक्वायरमेंट्स में वी हैव होल्डिंग ऑफ एजीएम। सो एजीएम इज द कोर मीटिंग जो मेंबर्स शेयर होल्डर्स कंडक्ट करते हैं। उसमें ये होता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बैठना है हर साल, और इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, जो आपने अपने लिए डिसाइड किया कि हमारा ये फाइनेंशियल ईयर होगा, उसके विद इन 120 डेज करनी होती है। अब नॉर्मल कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम जुलाई टू जून, बैंक्स के लिए होता है जनवरी टू दिसंबर, और कुछ कंपनीज अपना खुद का भी कर सकती हैं, कैलेंडर ईयर भी कर सकती हैं, या फाइनेंशियल ईयर जो नॉर्मली यूज होता है वो भी हो सकता है। जून में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ एंड देन उससे 120 डेज काउंट करने हैं, और फिर हमने एजीएम करनी है। अब 120 डेज क्वेश्चन कुड हैव लाइक कि 120 डेज क्यों रखे, वाई सो स्पेसिफिक, या वाई इतना लंबा, जून में खत्म हो रहा है तो जुलाई में कर लो एजीएम। द रीजन इज कि एजीएम में मेन डिसीजंस होते हैं, एजीएम में मेन प्रेजेंटेशंस होती हैं, एजीएम में आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लेस होते हैं जो अप्रूव होते हैं। अब वो फाइनेंशियल ईयर अगर जून में हुआ है तो ऑडिटर के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो 10 दिन में ऑडिट कर देगा पूरे फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स का। उसको टाइम चाहिए, वो अपना टाइम लेके ऑडिट करता है, फिर उन चीजों को फाइनलाइज करता है, फिर वो एजीएम में जाती है। सर एजीएम में सेक्शन 132 है, हाँ 132 है, 132 आपको बताता है कि एजीएम आपने किस तरह होल्ड करनी है, उसमें कौन से बिजनेस आपके मेन बिजनेस होंगे और कौन से बिजनेस आपके स्पेशल बिजनेस होंगे। स्पेशल मतलब हम एजेंडा कह लेते हैं, ये वाले हमारे नॉर्मल एजेंडा है, ये हमारे स्पेसिफिक एजेंडा है। उसको भी कंडक्ट आप ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते कि हम एजीएम करने लगे हैं। उसके लिए आपने पहले पूरा प्रॉपर नोटिस देना है, अपने जितने मेंबर्स हैं वो नोटिस थ्रू कुरियर जाएगा, हर मेंबर को रिसीव होगा रिटर्न में, उसके साथ फाइनेंशियल ऑडिटेड स्टेटमेंट्स आएंगी, उसमें एजेंडा जाएगा, इस मीटिंग में हम ये बताएंगे, नॉर्मल स्पेशल दोनों एजेंडास जाएंगे, और फिर वो मीटिंग आफ्टर आई बिलीव 21 डेज का नोटिस आपको जरूर देना होता है, या 15 दिन का होता है इस तरह। सेक्शन 132 आप पढ़ेंगे तो यू विल नो। सो एजेंडा देना है, फिर
मीटिंग हुई है, नोटिस चला गया, सब मेंबर्स आ गए और आपकी मीटिंग हो गई है। उसके बाद आपने बैठना है, सब मेंबर्स बैठ रहे हैं, उन्होंने बताना है कि अच्छा आप वो बैठे हैं उस मीटिंग में, उनके सामने जो उन्होंने मेन बिजनेस होता है जो यूजुअली एजीएम में डिस्कस होता है, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं एजीएम में, ऑडिटर अपॉइंट होता है एजीएम में, सीईओ कैन बी चेंज, नहीं सीईओ तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करें तो फॉरगेट इट, ओमिशन मेरी साइड से। फिर अगर उनको लगता है कि हमें कोई लोन शोन चाहिए, कुछ और चीज चाहिए, डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को वो उसमें डिस्कस करते हैं। अब सबको लग रहा है कि इसको एजीएम को इतना बड़ा बिजनेस क्यों समझ रहे हैं हम लोग। एजीएम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ अ कंपनी, इसलिए क्योंकि सारे में दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर जब सारे शेयर होल्डर्स बैठ के एनुअली पूरा रिव्यू कर रहे हैं कि हमारी कंपनी ने क्या किया क्या नहीं किया। अब वो होलिस्टिकली देख रहे हैं कि मैनेजमेंट ने क्या किया। सो या दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एजीएम होती है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की, उनके लिए रिक्वायरमेंट और भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें पब्लिक एक तो पब्लिक 50 से ज्यादा शेयर होते हैं और लिस्टेड है, तो उसमें पता नहीं कितने थाउजेंड ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें इस कंपनी को ले लें, फौजी फर्टिलाइजर को ले लें, उसके कोई हजारों शेयर होल्डर्स होंगे। जिस बंदे ने उसका शेयर खरीदा है ऑनलाइन, मेरे ख्याल से 200-250 रुपए का शेयर है, वो उसका शेयर होल्डर हो गया। ये मैंने रैंडम नंबर कोट किया, आई डोंट नो 200-250 का शेयर होल्डर है या नहीं, क्योंकि एट एससीसीपी एज एन एम्प्लॉय वी आर प्रोहिबिटेड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक्स खरीदने या सेल परचेज पे। बट फॉर एग्जाम्पल उसने 10 शेयर खरीदे हैं, तो वो उसका शेयर होल्डर हो गया टेक्निकली। सो उनकी जब मीटिंग होगी तो जस्ट इमेजिन वो कितनी बड़ी मीटिंग होगी। सो उसके लिए तो उनको पहले से नोटिस करना होता है, उनको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होता है, उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पर पब्लिश करना है और ये सब रिक्वायरमेंट करने हैं। और फिर जब उन्होंने वो अपनी एजीएम कर ली है, उसमें उनकी जो नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स थी वो कर लिए हैं, उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर दिया जो ऑडिटेड थे, और जितने भी काम है उन्होंने कर दिए हैं। उसके बाद अब हमने कर लिया, उसके बाद विद इन 30 डेज उन्होंने रजिस्ट्रार को फॉर्म के थ्रू बताना होता है कि हमने ये कर लिया है और ये चेंज आया है पिछले फॉर्म से, तो ये आप नोट कर लें। सो या दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट event of a company, which is AGM. Next, filing of annual return. Annual return एक annual basis का return होता है जिसमें आपने 2-4 चीजें जो होती हैं वो बतानी होती हैं। That is कि आपके शेयर होल्डर्स कौन है। अगर चेंज नहीं हुआ तो आई बिलीव कि कुछ कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर चेंज नहीं हुआ तो आपने बस स्टेटमेंट देना होता है कि हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, दैट्स इट। लेकिन अगर कुछ चेंज हुआ है या कंपनीज जो थ्रेशहोल्ड से ज्यादा ऊपर जा रही है, उन्होंने 2-3 चीजें बतानी है। एक तो कि हमारे ये डायरेक्टर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स हैं, ये कंपनी सेक्रेटरी है, इनके पास इतने शेयर्स हैं और हमारा रेवेन्यू इतना है, नहीं पेड अप कैपिटल इतना है और शेयर कैपिटल इतना है। और आपने ये सबमिट कराना होता है आफ्टर 30 डेज आपकी एजीएम हो गई है। सिंगल मेंबर कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो एजीएम एक अकेला बंदा खुद के साथ कैसे एजीएम करेगा, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, तो या उसके लिए ऑन प्रैक्टिकल बेसिस हमने रिक्वायरमेंट नहीं रखी। उन्होंने बस स्टेटमेंट देनी होती है एक रिटर्न कि ये चेंज हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है, तो आप ये स्टेटमेंट बच्चे ले लें, क्योंकि वो सोल डिस्क्रेशन उसी का है सिंगल मेंबर कंपनी की, व्हाट ही वांट्स टू डू, व्हाट ही डज नॉट वांट टू डू, हाउ ही वांट्स टू रन, हाउ ही डज नॉट वांट टू रन द कंपनी, एंड दैट्स ऑल। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो या इसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, हर किसी ने नहीं करना। इट कम्स विद अ कॉस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, आई हैव लाइक मेरे 2 भाई दे आर डूइंग फाइनेंस में डिग्री, तो आई नो कि हाउ टेक्निकल दिस इज, आई नो हाउ कॉस्टली इट कम्स कि आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करें, किसी फर्म को हायर करें एंड गेट इट डन बाय देम। इवन जो बिग 4 है, EY टाइप कंपनीज, दे took million and billions for एक ऑडिट, ऑफ कोर्स लिस्टेड कंपनीज का, नॉट छोटी कंपनीज का। सो रिक्वायरमेंट्स कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए कि इतना थ्रेशहोल्ड होगा, तो उसके बाद आप पे रिक्वायरमेंट है कि आपने सबमिट करने हैं। पब्लिक कंपनी के लिए मस्ट है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए मस्ट है
उनकी सब्सिडरीज, बेशक वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है, फिर भी उनके लिए मस्ट है कि उन्होंने सबमिट करना ही करना है। और है क्या होते हैं, हाँ, और ये इसमें एंड पे सेक्शन है, वो मैं आपको भेज भी दूंगी। नाउ वन थिंग इज के अभी एज पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन, एज लेजिस्लेटर हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। नाउ सेक्शन 220 सेज कि इस पे आप कंपनी को बंद भी कर सकते हैं अगर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं कराई, ये ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप हो सकता है, विच साउंड अब्सर्ड। एक कंट्री जिसकी इकोनॉमी आगे खत्म हुई है, एक कंपनी जिसमें हम एक तरफ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दी तो हम आपको वाइंडिंग अप फाइल कर देंगे आपकी कोर्ट में। सो या इसमें थोड़े ये कुछ स्ट्रिंजेंट चीजें जिनको हम रिव्यू कर रहे हैं एंड वी होप कि ये चेंज हो जाए, पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर दे। कुछ टाइम में कंपनीज एक्ट का कॉन्सेप्ट पेपर आएगा, दैट इज अंडर रिव्यू ऑल्सो, जिसमें हम मेजर चेंजेस लेके आ रहे हैं कंपनीज एक्ट को लेके। जो चीजें स्ट्रिंजेंट हो चुकी हैं, 2017 में आया था तो 7-8 साल हो गए, बट 7-8 साल में दुनिया कहीं से कहीं चली गई है। वी हैव डिजिटाइजेशन, वी हैव डिजिटलाइजेशन, वी हैव AI, वी हैव वर्चुअल पूरा साइबर कनेक्शन वाली चीज, तो या उन चीजों को लेके इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस चेंज हो गई, उन चीजों को लेके कंपनी एक्ट को एक रिवैम्प कर रहे हैं। सो वो रिव्यू पेपर आएगा, आप सबने उसको रिव्यू करना है, आप सबने देखना है, आप सबने सजेशन देने हैं। इट विल बी ओपन टू सजेशन, हम उसको काउंट करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो फिर हम उसको भी काउंट करेंगे। तो इस तरह की कोई और चीजें जो आपको लगता है कि होनी ही होनी चाहिए, जो बढ़ते हुए वक्त और जमाने के साथ मैच नहीं कर सकती, तो प्लीज डू हाईलाइट फॉर अस एज द रेगुलेटर। कभी कभी हम सिर्फ एक साइड ऑफ द कॉइन देख रहे होते हैं कि नहीं हमें तो पुलिस बनना है, हमें ढेर सारी कंप्लायंस करनी है ताकि कुछ किसी के साथ धोखा ना हो जाए, आवाम प्रोटेक्ट हो जाए। ऑफ कोर्स उसमें हमारा कोई फायदा नहीं होता, दिस इज जस्ट ओनली टू प्रोटेक्ट पीपल, इन्वेस्टर एंड इकोनॉमी। बट समटाइम उसके लिए आप इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि आप वो जंजीरें बहुत ज्यादा सख्त हो जाती हैं। सो जस्ट उसको अवॉइड करने के लिए इसको जरूरी होता है कि हम पब्लिक सेक्टर से द अदर साइड ऑफ द कॉइन उसको भी देखें। आई डू गो ऑफ द ट्रैक, सॉरी, टची आया, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम इसको स्किप कर देते हैं। फाइलिंग ऑफ बेनिफिशियल ओनर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेक्शन 123A ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये ऐड हुआ था बाद में, ओरिजिनल स्टैचू का ये पार्ट नहीं था। आप सबने सुना होगा ये जो पनामा केस आया था। सो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हाउ दे डू क्राइम या करप्शन, वो ऐसे नहीं कहते, दे आर नॉट स्टूपिड कि मैंने तो 10 लाख तो बहुत पड़े, 10 करोड़ रुपए ले ली है और मैं उसको अपने पास रख लूंगी। हम लोग स्टूपिड होते हैं, वो लोग स्टूपिड नहीं है। इफ यू नो यू नो। सो वो लोग ये करते हैं कि वो कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी के नाम पे वो पैसे डाल देते हैं। तो पैसे किसके? कंपनी के। एसेट किसके हैं? वो कंपनी के हैं, बट उसके शेयर होल्डर्स कौन हूं? मैं। तो वो रिटर्न या वो प्रॉफिट या वो इनडायरेक्टली बेनिफिट किसके पास आ रहा है? मेरे पास आ रहा है। तो ये बेनिफिशियल ओनर हो गया कि जिसको बेनिफिट हो रहा है वो ओनर कौन सा है। सो ये जो पूरा पनामा का केस चला था, उसके पास पूरी दुनिया में एक जॉल्ट आया था कि आपने अब बताना है कि उसमें सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं थे और भी पूरी दुनिया के लोग थे। तो इंटरनेशनली इनिशिएटिव लिया था सबने कि हर कंपनी बताएगी कि उसका एक्चुअली बेनिफिशियल ओनर कौन है। सो इसके लिए अब हम ये रिक्वायरमेंट ली कि आपने एक अपने पास रखना है, अपने बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर मेंटेन करना है ताकि उसके थ्रू सबको पता चले कि कौन बेनिफिशियल ओनर है। फिर इससे भी किस्सा खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है। इसके बाद फिर हमें पता चला, नॉट बाय हमें वी मीन एक्टिंग एजेंट्स या रेगुलेटर या प्रोटेक्टर या गवर्नमेंट या स्टेट या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक फैक्टर फॉर ये सब, उनको पता चला कि ये तो बेनिफिशियल ओनर तक बात नहीं है, ये इससे आगे जा चुकी है। वो कंपनी में किसी शेयर होल्डर के नाम पे, एक के नाम पे
ए का स्टेक पीछे बी से कनेक्टेड है और बी का स्टेक पीछे सी से कनेक्टेड है। सो ऑल्दो बीच में टेक्निकली डायरेक्टली ए कंपनी से कनेक्टेड है, बट प्रॉफिट किसके पास आ रहा है, वो पीछे से किसके पास कनेक्टेड है, सी से। सो दैट व्हाट वी कॉल्ड अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि प्रॉफिट तो लिंक होके पीछे आ रहा है ना, तो प्रॉफिट तो उस बंदे के पास ही आ रहा है। इसका एक बेसिक एग्जांपल ये है कि हमें पता चलता है कि एक बंदा है जिसके पास उसकी कंपनी है, वो शेयर होल्डर है, वो कंपनी 10 करोड़ की कंपनी है, लेकिन वो बंदा तो मालिक है। और वो मालिक किसका है, वो किसके घर पे काम कर रहे हैं, वो किसके हाउस हेल्प है, वो किसके घर, किसके सेक्रेटरी है, वो किसके मैनेजर है। सो इस चीज को टेकअप करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट आया विच वाज कॉल्ड अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप। क्या आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि आप बेनिफिशियल ओनर है या नहीं है, आपने ये बताना है कि मैं एज कंपनी मेरा अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, वो टॉप एंड पे वो कौन बंदा है जिसको प्रॉफिट जा रहा है। सो उसके लिए देयर इज फॉर्म 21 आई बिलीव, और उस पे अगर आप फॉर्म 21 नहीं है, या इट्स फॉर्म 43। सो फॉर्म 43 पे आपने बताना होता है कि आपका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, एनुअल बेसिस पे होता है। अभी रिसेंटली नोटिफाई हुए हैं, लास्ट मंथ रजिस्ट्री अब आ रही है प्रॉपर अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की, क्योंकि स्टिल कॉर्पोरेट क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम जिसको हम कहते हैं, इट्स नॉट बीइंग कैप्चर्ड जैसे उसको होना चाहिए। सो सेक्शन 123 ये कहता है कि आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है, हर कंपनी ने अपना, उसमें लिखना है कि मेरा ये बेनिफिशियल ओनर है। ओके, सो ये बेनिफिशियल ओनर है और उसने अपने पास रखना है, और वो उस अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपने सबमिट करनी है, बट फिर हम बाद में लेके आए नहीं आपने सबमिट भी करनी है। और अब तो एक प्रॉपर रजिस्ट्री आ रही है जो सबको एक्सेसिबल होगा, जिसमें सबने वो शो भी हो सकता है कि कौन अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है। तो वो फाइलिंग हो रही है फॉर्म 43 के अकॉर्डिंग। यप, आई गेस वी हैव अ क्वेश्चन। Sorry to interrupt, ma'am. I have a question. मैम ये सवाल है कि ये जो बेनिफिशियल ओनरशिप रिटर्न्स की जो रिक्वायरमेंट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं? बिकॉज अभी मैंने एक स्टडी किया है कि कंपनी एक्ट 2017, ये सेक्शन 452, इसमें भी ये इसका एम यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन को रोकना। तो ये आप बता सकते हैं? अच्छा, सो टैक्स इवेजन के साथ टेक्निकली थोड़ा इसका कम लिंक है, क्योंकि टैक्स आप उसी पे लगा सकते हैं जिसके पास वो पैसे हैं। सो कंपनी के पास पैसे हैं तो कंपनी कोई टैक्स नहीं है, उसके अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर को टैक्स नहीं देना। सो आई डोंट टेक्निकली नो, बट आई विल नोट डाउन दिस क्वेश्चन कि हाउ ये बेनिफिशियल ओनर का और टैक्स का क्या रिलेशन हो सकता है। बट जो मुझे पता है या जितना नॉलेज मुझे उसके अकॉर्डिंग टैक्स इवेजन को हम उससे लिंक नहीं कर सकते बेनिफिशियल ओनर से, क्योंकि जिसके पास अमाउंट होता है उसने टैक्स देना होता है। और सेकंड क्वेश्चन, या सो ये रिक्वायरमेंट अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर वाली फेटस की तरफ से ही आई थी। जब हम ग्रेट लिस्ट में गए थे तब बहुत ज्यादा काम हुआ था इसके ऊपर, तब इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ था। तो या वहाँ दैट इज काउंटर टेररिज्म और करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग। इसके लिए तो मेन कोर ही मेन टूल जो होता है वो हमारे पास यूपीओ होता है। बहुत सारी जगहों पे हम यूपीओ के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं, या यूपीओ की नॉन कंप्लायंस में हम इसको लायबल कर सकते हैं कंपनी को। सो यार हाँ, अभी ये इतना एडवांस नहीं है, सिंस मैंने बताया था कि हमारे लॉ में ये रिक्वायरमेंट था कि आपने बस रखना है, अभी तक वो पब्लिक नहीं किया था। बट वी आर वर्किंग ऑन इट कि कैसे इसको इतना स्ट्रेंथन करें कि वो इंफॉर्मेशन हमें एट द एंड काउंटर टेररिज्म या करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने में हेल्प कर सके। बट फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में इसने हमें बहुत साथ दिया था, यूपीओ वाले सेक्शन ने, इसकी कंप्लायंस ने, उसमें बहुत काम हुआ था। या हैंड रेज इसने किया है, सवाल कर ले। मैम क्या हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये जो रिटर्न है ये रियल ओनर का पता लगाने के लिए भी मतलब इस वजह से ये यूज करती हैं? हाँ डेफिनेटली, रियल ओनर से ज्यादा वो बंदा जिसको फायदा जा रहा है।
जो एक्चुअली बेनिफिट ले रहा है उस कंपनी का, जो एक्चुअली वो कहते हैं ना स्ट्रिंग्स, हु कैन पुल द स्ट्रिंग्स ऑफ द कंपनी टू बी एग्जैक्ट। क्योंकि मैं बेशक ओनर हूँ, बट अगर मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरे पास कोई उसका फायदा नहीं आ रहा, बेनिफिट नहीं आ रहा, मेरे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, मेरे पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूँ। मैं ओनर हूँ बट नॉट बेनिफिशियल। तो यार इसके थ्रू हम बेनिफिशियल ओनर्स को ट्रैक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड इज, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। क्वार्टरली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी होती हैं सिर्फ लिस्टेड कंपनी से, क्योंकि वो लिस्ट होती हैं, क्योंकि वो डिसीजन जो होते हैं स्टेक होल्डर्स या जो जनरल पब्लिक है, वो डिसीजन अपने उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पे ले लेते हैं। अगर मैं स्टॉक्स खरीदूंगा इस लिस्टेड कंपनीज के, तो ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है। ये इस बात से पता नहीं चलता कैफे में बैठ के किसी ने जिक्र कर लिया इस कंपनी के स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो हम ये खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं होता है गाइस, प्लीज डोंट गो फॉर दैट बेट। सो जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। देन वी हैव इवेंट बेस्ड फाइलिंग। थोड़ा सा जल्दी करूंगी क्योंकि आपके एडमिन का मेरे पास आ गया है मैसेज कि थोड़ा टाइम थोड़ा शॉर्ट है। मेरे पास तो टाइम है, मेरा तो ऑफिस खत्म हो गया, मैं तो बोल सकती हूँ पूरी रात, बट आई डू नो कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, यू डू हैव लाइक assignments or things to work on. So then event based filing में there is this commencement of business. Commencement of business का requirement भी listed companies के लिए होता है कि for example मैं listed company हूँ, मैंने list होना है, तो मैंने आपको बताना है कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। मेरा वो बेशक मैन्युफैक्चरिंग है या वो सर्विसेज है, सॉरी। सो ये भी फाइलिंग रिक्वायरमेंट होती है। देन सॉरी, चेंज इन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर मेरा ऑफिस चेंज हो गया तो भी मैंने बताना है। ऑफ कोर्स बेसिक रैशनल में पहले दे चुकी हूँ। देन देयर इज चेंज इन बिजनेस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आ रहा होता है। उसमें अगर हमने फॉर एग्जांपल मैं सीमेंट पहले कर रही थी और अब मैं टेक्सटाइल करती हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, दैट आई नीड टू फाइल विद द रजिस्ट्रार। सो रजिस्ट्रार को पता चल जाएगा कि मैं कौन सा बिजनेस कर रही हूँ। कल को कोई मैं सीमेंट के नाम पे कुछ नहीं, सीमेंट नहीं, मैं बैंकिंग या लैंडिंग के नाम पे कोई फ्रॉड करूँ, तो रजिस्ट्रार को पता हो कि मैं ये बिजनेस करने की ऑथराइज थी भी या नहीं थी, और अगर मैंने बाद में चेंज किया तो मैंने किया है, उस रजिस्ट्रार की नॉलेज होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, हर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं हर 3 साल के बाद। आज आई ऑलरेडी टोल्ड एजीएम में चेंज हो रहे होते हैं, तो हर 3 साल बाद वो चेंज हो रहे होते हैं। तो आपने उसका तो बताना ही है, वो तो आपके फॉर्म में जा ही रहा है ऑलरेडी। बट लेकिन अगर बीच में कोई इससे ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर आ गया तो उसके बाद वो बेचारा जा ही नहीं सकता है, उसके पास राइट है, वो छोड़ के भी जा सकता है। तो अगर उसने रिजाइन कर दिया इन केस, तो वो रिजाइन भी आप रजिस्ट्रार को बताएंगे कि हमारे डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, उसकी जगह हम ये डायरेक्टर लेके आ रहे हैं, वो वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल कर रहे हैं। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ जिसको हम कहते हैं, सॉरी, चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पूरा बोर्ड होता है वो मिलकर डिसाइड करता है कि कौन सीईओ बनेगा। कोरियन ड्रामाज में देखा होगा आपने, वो बड़ा टेंस दिन होता है कोरियन ड्रामाज में। फिर जो है, हाँ, और जो सीईओ होता है वो डीम डायरेक्टर भी होता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपने कोई अलग से बंदा हायर करना है, आप कोई बोर्ड में से एक बंदे को लेके भी सीईओ बना सकते हैं जस्ट टू फिल अ वैकेंसी, जैसे हमने कंपनी सेक्रेटरी के लिए किया था। फिर देन देयर इज स्टैट्यूटरी मीटिंग, ये रिक्वायरमेंट रिटर्नेंट हो गई है, मोस्टली कंपनीज नहीं करती। सो द बेसिक आइडिया वाज कि जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो जरूरी नहीं है कि आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ हो, तो उसके लिए आपने विद इन स्पेसिफिक टाइम एक मीटिंग करनी है जिसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कहेंगे, विद इन 16 मंथ्स। लेकिन कंपनीज क्या करती है, मोस्टली वो अपनी एजीएम कर लेती हैं, क्योंकि 16 मंथ्स में वैसे भी 1 साल हो जाता है, तो दे प्रेफर रादर कि हम अपनी एजीएम कर लें। बट इन स्पेसिफिक केसेस जहाँ पे बड़ी कंपनीज होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अपना स्टैट्यूटरी मीटिंग भी कर लेते हैं। तो अगर आपने वो कर लिया है तो आप वो भी फाइल करेंगे।
फिर देन देयर इज चेंज इन इंक्रीज इन ऑथराइज्ड पेड अप कैपिटल। तो अगर आपका पेड अप कैपिटल बढ़ रहा है तो वो भी आपने कंपनी को बताना है कि हाँ ठीक है हमारा पेड अप कैपिटल बढ़ गया। जस्ट टू वी नो कि इसका बेसिक पर्पस इज कि जस्ट टू नो कि हमारे पास कौन कौन से थ्रेशोल्ड में कंपनीज काम कर रही हैं। डेटा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑफकोर्स हम इकोनॉमी का जितना एस्टिमेट होता है, इकोनॉमिक सर्वेज रिपोर्ट्स होते हैं, ये डेटा की बेसिस पे बन रहे होते हैं। और सेकंड, बहुत सारी फाइलिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आपके ऑथराइज कैपिटल और आपके पेड अप कैपिटल पे रिलाई कर रही होती है। सो वी शुड नो कि ये उस थ्रेशोल्ड कहीं चेंज तो नहीं हो गया। सो दैट इज वाई एक तो आपने वो बताना होता है, इंक्रीज कर सकते हैं, आपका डिस्क्रेशन है, आपकी मर्जी, आपकी कंपनी, आपने हमें बताना है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस पे करनी है। Yep, there is a raised